नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। इस एक्ट की शुरुआत होती है 1784 में, लेकिन 1780 में विलियम पिट्स ब्रिटेन की संसद में एंट्री करते हैं राजनेता के तौर पर। लेकिन उसके बाद मात्र 3 साल में, यानी कि 1783 में, वो ब्रिटेन के पीएम बन जाते हैं और सबसे यंगेस्ट पीएम, यानी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री। और इसी कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 को पिट्स इंडिया एक्ट का नाम दिया गया। जैसे कि पिक्चर हम देख सकते हैं, ये है विलियम पिट्स। और कोशिश करूँगा इस एक्ट को मैं आपको कम से कम समय में समझा सकूँ। इस एक्ट में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो पहला पॉइंट डिस्कस करना है वो यह है कि कंपनी का जो कंट्रोल था, उसमें कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पर एक तरह से अपना बिजनेस कर सकती थी। तो देखिए 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें ये डिसाइड था कि केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में, केप ऑफ गुड होप देखिए ये है अफ्रीका के सबसे लास्ट में, यानी कि ये केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में, यानी इस तरफ जितने भी देश होंगे उन पर ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करेगी। और साथ में स्ट्रेट ऑफ मैगलन, स्ट्रेट ऑफ मैगलन देखिए ये है यहाँ, ये जो रास्ता से जा रहा है और ये चिली और अर्जेंटीना देश के बीच से होके रास्ता जा रहा है, समुद्र के बीच से। ये है स्ट्रेट ऑफ मैगलन, यानी मैगलन की खाड़ी। मैगलन एक व्यक्ति का नाम है जो कि 27 अप्रैल 1521 में इनकी डेथ हुई थी फिलीपींस में। इन्होंने ही ये रास्ता खोजा था, इन्हीं के नाम पे रास्ता पड़ा था। सॉरी, ये नाम, इस खाड़ी का नाम इन्हीं के नाम पे पड़ा था। जैसा कि पहले 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में आपको बताया था हमने कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, उसे रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। उस तरह से इस एक्ट में भी ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियाँ कम करने के लिए ये एक्ट लाया गया और ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए। यहाँ एक शब्द दे रखा, एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब है मोनोपोली, यानी कि जो मैंने आपको बताया केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में और स्टेट ऑफ मैगलन के वेस्ट में, इन सभी देशों पर ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस कर सकती थी। अब देखिए 1700 रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें जो कंपनी का कंट्रोल था वो ब्रिटेन में 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बैठे थे, उनके हाथ में था। लेकिन इस एक्ट में बदलाव हुआ। इस एक्ट में बदलाव ये हुआ कि जो भी शासन ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कर रहे थे, शासन को 2 भागों में बांट दिया गया। यानी कि जो 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, अब उनके पास ये व्यापार और वाणिज्य, यानी कि इस मुद्दे में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पेशकश करेंगे। और जितने भी राजनीतिक मुद्दे होंगे उसके लिए एक नई बॉडी बनाई गई, जिसे कहा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 टोटल मेंबर्स थे। और साथ में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा वो राजनीतिक मुद्दे, इसके अलावा नागरिक, सेना और राजनीतिक मामलों के मामले में यही संभालेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कुल मिला के एक तरह से दोहरी सरकार बना दी गई है, डुअल गवर्नमेंट बना दी गई इस एक्ट के द्वारा। अब इससे हुआ ये कि जो आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर्स थे, उसमें कुछ मेंबर्स ब्रिटिश संसद से थे। इसकी वजह से जो कंट्रोल था वो ब्रिटिश सरकार के अंडर में आने लगा और वो ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से रेगुलेट या सुपरवाइज करने लगे। जो 6 मेंबर थे उनके बारे में डिस्कस करते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 मेंबर्स में से एक मेंबर था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, दूसरा एक वित्त मंत्री होता था, और लास्ट के 4 मेंबर्स वो होते थे प्रीव्यू काउंसलर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का ज़्यादातर जो काम था वो 2 लोगों के द्वारा किया जाता, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, दूसरा वित्त मंत्री जिसे
चांसलर ऑफ एक्सचेकर भी कहा जाता था। इन दोनों पे ही ज़्यादातर काम रहता था। बाकी 4 मेंबर्स थे बहुत ही कम इंटरेस्ट लेते थे। ओके, ये पॉइंट जरूरी है क्योंकि ये पिट्स इंडिया एक्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। देखिए एक चीज़ और आपको बता दूं, अब जो भी अंग्रेजों ने एक्ट लगाए थे उसको आप समझने के लिए 3-4 अपने दिमाग में बात रखिए। पहला तो देखिए एकाधिकार यानी मोनोपोली। मोनोपोली में ये बताया कि कहाँ कहाँ जो ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी वो राज करेंगे। दूसरी में मैंने आपको समझाया कंपनी कंट्रोल। कंपनी कंट्रोल देखिए 24 करोड़ डायरेक्टर करते, ये मुद्दा है प्रशासन का, एकाधिकार प्रशासन। और तीसरा मुद्दा रहेगा लॉ बनाने का। हम लॉ बनाने के बारे में पढ़ रहे हैं कि उस समय लॉ बनाने में क्या नियम कानून बदले। अब 1773 के एक्ट में, रेगुलेटिंग एक्ट में याद होगा कि गवर्नर जनरल को 4 लोगों की एक काउंसिल दी जाती थी जिसमें वोटिंग के द्वारा लॉ बनाए जाते थे। लेकिन इसमें बदलाव हुआ। जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनके जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती थी यानी कार्यकारी समिति, उसमें 4 मेंबर्स होते थे। इस एक्ट में हमने ये बदलाव देखा गया कि 4 की जगह पर 3 मेंबर्स कर दिए गए। अब 3 इसलिए किए गए क्योंकि देखिए कोई भी कानून बनेगा तो वोटिंग के द्वारा ही होगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, गवर्नर जनरल को वीटो पावर दे दी गई। यानी कोई भी अगर लॉ बनता है उसमें उनके पास 3 मेंबर कर दिए गए। और वोटिंग में अगर एक मेंबर ने भी गवर्नर जनरल के साथ दे दिया तो वोटिंग आपकी 2-2 से बराबरी हो जाएगी। और 2-2 से बराबर होगी तो गवर्नर जनरल को वीटो पावर थी कि वे लॉ बना सकते थे। आगे समझते हैं इमेजेस के द्वारा। देखिए ये आपके बंगाल प्रांत के गवर्नर जनरल, पहले 4 मेंबर थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, अब 3 मेंबर कर दिए गए। देखिए ये इमेज मैंने एनिमेटेड इमेज ली है थोड़ा समझाने के लिए। ये भी 3 मेंबर्स कर दिए गए। अब कोई भी लॉ बनाना है तो उसमें वोटिंग होगी। अगर एक मेंबर ने भी गवर्नर जनरल का साथ दे दिया तो हमारे पास ड्रॉ हो जाएगा 2-2 से, यानी 2 वोट गवर्नर जनरल के साथ और 2 वोट इनके खिलाफ। तो इस कंडीशन में इस एक्ट में गवर्नर जनरल को वीटो पावर दी थी कि वो इस कंडीशन में लॉ बना पाएंगे। गवर्नर जनरल की पावर इस एक्ट के द्वारा बढ़ा दी गई, यानी लॉ मेकिंग कानून बनाने में ये बदलाव हुए। देखिए यही बदलाव हुए आपके बाकी प्रांतों में, क्योंकि गवर्नर जनरल को ही ये 3 प्रांत होते थे, मद्रास प्रांत, बॉम्बे प्रांत और बंगाल प्रांत। बंगाल, बॉम्बे और मद्रास ये दोनों रिपोर्ट करते थे बंगाल वाले गवर्नर जनरल को। ऐसा ही बाकी प्रांतों में कर दिया। जो बॉम्बे के गवर्नर थे उनके पास भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी 4 मेंबर की, तो वहाँ भी 3 मेंबर कर दिए गए। तो इससे भी उनको लॉ बनाने में आसानी होती थी। इसमें गवर्नर जनरल की पावर को थोड़ा बढ़ा दिया गया। इससे कानून बनाने में गवर्नर जनरल को कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। जैसा कि दिख ही रहा है, देखिए ये मद्रास के गवर्नर, ये बॉम्बे के, ये बंगाल के। इनके पास भी 3 जो आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, 4 में से एक व्यक्ति को हटाकर 3 लोगों की काउंसिल कर दी गई। और जो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे वो लोकल मुद्दों पर लॉ बनाते थे, बंगाल के गवर्नर बनाते थे केंद्रीय मुद्दों पर। और देखिए एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है इसका। एक पॉइंट ये था इस एक्ट में कि जिन जिन टेरिटरी यानी जिन जिन एरियाज पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा है वहाँ पे अब ब्रिटिश सरकार का राज चलेगा। इस एक्ट के द्वारा ब्रिटेन की सरकार ने ये स्टेटमेंट भी दिया था। तो देखिए पिट्स इंडिया एक्ट में इतना ही है। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि देखिए हम जो वीडियो बनाते हैं उसमें थोड़ी हमें मेहनत लगती है, तो कृपया वीडियो को लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है।
और आपको वीडियो पसंद भी नहीं आती है तो बताइए क्या कमी रहेगी जिसकी वजह से आप डिसलाइक करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।